हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एकेडमी। माई सेल्फ जितेंद्र चौधरी। हम जीओसी में आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे लास्ट क्लास के अंदर, और लास्ट क्लास में आइसोमेरिज्म में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि इसे हम कह रहे हैं त्रिविम समाव्यवस्था। ये त्रिविम समाव्यवस्था होती क्या है? तो त्रिविम समाव्यवस्था के बारे में हम देख चुके हैं कि अपने पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, ये तो दोनों आइसोमेरिज्म में था, लेकिन यहां पर स्ट्रक्चर भी सेम होती है, यानी कि संरचना भी समान होगी। ठीक है, लेकिन यहां पर जो मॉलिक्यूल है इसका 3D अरेंजमेंट यानी कि त्रिविम विन्यास ये डिफरेंट होता है। इसकी हम कल बात कर चुके थे कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्या है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक अपने पास में है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म और एक है अपने पास में कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म यानी कि विन्यासी समाव्यवस्था, और ये अपने पास में संरूपण समाव्यवस्था। इनकी बात करते हैं। ठीक है, क्या होती है ये? तो देखिए, मैं बात करूं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कन्फर्मेशनल यानी कि संरूपण समाव्यवस्था। देखते हैं, मैं ये मानता हूं कि मेरे पास इधर कार्बन है, इस जगह पे कार्बन है। ठीक है, और इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और सिंगल बॉन्ड की मैं बात करूं तो सिंगल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन पॉसिबल। ठीक है, जब सिंगल बॉन्ड पर फ्री रोटेशन पॉसिबल है तो यहां पर हम ये जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी में एक यहां पे एक वैलेंसी इस जगह पे और एक वैलेंसी यहां पे। ठीक इसी तरह से एक कार्बन पे वैलेंसी यहां पे होगी, दूसरी वैलेंसी इस जगह पे होगी और तीसरी वैलेंसी यहां पर होगी। ठीक है, तो यदि हम एक बार एक एक वैलेंसी को हम चेक करते हैं, एक वैलेंसी ये है मेरे पास में और एक ये है। ठीक है, बाकी 2 वैलेंसी ये है और ये। ठीक, एक को स्टेबल करते हैं और दूसरे को रोटेट करते हैं। तो देखिए, यहां पे जैसे ही मैं रोटेशन कर रहा हूं तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल जो डाइहेड्रल एंगल है इसमें चेंज हो रहा है। एक डिस्टेंस यहां पे है और एक डिस्टेंस जैसे ही मैंने ये किया तो यहां पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है अपने पास में। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो स्ट्रक्चर है दोनों डिफरेंट हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होती है ये सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन के कारण पॉसिबल होती है, यानी कि एकल बंध पर मुक्त घूर्णन, इसके कारण ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर? इधर चेक करते हैं, यहां पर क्या अपने पास में इस जगह पर मैं बात करूं, यदि मेरे पास में 2 मॉलिक्यूल ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां पर यदि मैं फ्री रोटेशन कराना चाहूं तो देखिए यहां पर फ्री रोटेशन नहीं होगा। एक को स्टेबल करता हूं, दूसरे को रोटेट करता हूं तो फ्री रोटेशन नहीं है, इनकी यहां पे बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी कि इस तरह की जो आइसोमेरिज्म है ये रेस्ट्रिक्टेड यानी कि प्रतिबंधित घूर्णन के कारण होती है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, मैं ये कहूं कि मेरे पास यहां पर कार्बन है इस जगह पे, इससे एक वैलेंसी ये है, दूसरी वैलेंसी इस साइड में है अपने पास में यहां पे, ये एक वैलेंसी इस जगह पे है और एक वैलेंसी अपने पास में इसके जस्ट इस जगह पे प्रेजेंट है।
ठीक है। अब यहां पर मैं इसको स्टेबल करता हूं तो देखिए ये दो तो बॉन्ड अपने पास में इस तरह से देखते हैं, ये देखो, ये देखिए, ठीक है। ये दो बॉन्ड एक प्लेन में है, एक बॉन्ड आपकी तरफ है, एक बॉन्ड यहां से बैक साइड में जा, ठीक है। अब यहां पर मैं ये कहूं कि इसको स्टेबल करता हूं और यहां पे फ्री रोटेशन करता हूं, तो जो बॉन्ड पीछे की तरफ था वो आगे की तरफ आएगा, आगे की तरफ है जो पीछे की तरफ चला जाएगा। यानी कि यहां पर इसको चेंज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो यानी कि अपने पास ये जो आइसोमेरिज्म है, नंबर एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण, और सेकेंड हम ये कहते हैं कि कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्या है अपने पास में कि एक कार्बन कार्बन की फोर वैलेंसी में सभी वैलेंसी अलग अलग एटम और ग्रुप से अटैच होती है। हम ये माने कि ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है, ये C2H5 है, इधर OH है, यानी कि चारों वैलेंसियां डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से अटैच होती हैं। तो ऐसा कार्बन अपने पास में कायरल कार्बन होता है, और कायरल कार्बन जिसमें प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं कायरल मॉलिक्यूल। यानी कि ये आइसोमेरिज्म कायरलिटी यानी कि कीरेलता के कारण भी उत्पन्न होती, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि ये सिंगल बॉन्ड के कारण अपने पास में शो करते हैं, जबकि यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है और इसके साथ में कायरलिटी प्रेजेंट होती। क्लियर। नेक्स्ट, यहां पर हम ये कहें जब सिंगल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन है तो फ्री रोटेशन अपने पास रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये रूम टेम्परेचर पे फ्री रोटेशन शो करते हैं। फ्री रोटेशन पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा, और जब रूम टेम्परेचर पे फ्री रोटेशन पॉसिबल होगा तो ये स्ट्रक्चर इंटर कन्वर्ट इनटू ईच अदर, यानी कि फ्री रोटेशन यानी कि मुक्त घूर्णन के कारण इसकी जो संरचनाएं होती हैं, इसके जो समावयव होते हैं, ये एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि अंतर परिवर्तित होते हैं, ठीक है। जबकि यहां पर अपने पास में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, तो यहां पे रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्ट नहीं होती है। क्लियर हो क्या। ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट है, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होती। नेक्स्ट, जब ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती है तो क्या इन्हें हम रूम टेम्परेचर पे सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्री रोटेशन है। एक को देखना चाहोगे तो दूसरे में बदल जाएगा, दूसरे को देखना चाहोगे पहले में बदल जाएगा। यानी कि एट रूम टेम्परेचर these cannot be separate, यानी कि रूम टेम्परेचर पे इन्हें पृथक या विभेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। जबकि यहां पर रूम टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्ट नहीं होती है, और जब रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होती है, अंतर परिवर्तित नहीं होती है, इसका मतलब ये अपने पास रूम टेम्परेचर पे सेपरेट हो सकती है। क्लियर है। तो यहां पे मेन अपने पास में क्या है कि मेन ये पॉइंट अपने पास में कि यहां पे सिंगल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन होता है, जबकि यहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और कायरलिटी के कारण ये आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास में जब फ्री रोटेशन है तो फ्री रोटेशन में जो स्ट्रक्चर बनेंगे अपने पास में जो आइसोमर होंगे ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि यहां पर रेस्ट्रिक्टेड या कायरलिटी होती है तो इसकी वजह से रूम टेम्परेचर पे ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होते। क्लियर। यहां पर अपन ये कहते हैं कि रूम टेम्परेचर के ऊपर इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती है, जबकि यहां पर ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट नहीं होती है, तो ये क्या है कि यहां पे इनको इजी वे में सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट,
इसमें स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट होने के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ये इसी वजह से अपने पास रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाती है, जबकि यहां पर अपने पास इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि यहां पर अपने पास में उच्च ताप होगा, यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहां पे बॉन्ड डिसोसिएट होगा, बॉन्ड डिसोसिएट होगा अपने पास में तो दूसरे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से अपने पास में कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंस होता है। तो क्लियर हो गया कि कन्फर्मेशनल क्या है, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है। इसके बाद अपने पास एक नोट है, और नोट क्या होता है अपने पास में कि कन्फर्मेशनल यानी कि संरूपण समावयवता, त्रिविम समावयवता का पार्ट नहीं होती है। क्या कह रहा हूं मैं, संरूपण समावयवता त्रिविम समावयवता का पार्ट नहीं है, यानी कि ये समावयवता त्रिविम समावयवता का पार्ट नहीं होती है। इसीलिए तो हम 11th 12th के अंदर पढ़ते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऑप्टिकल होती है और एक ज्योमेट्रिकल होती है। लेकिन ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल नहीं होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल में क्लासिफाइड की जाती है। फिर कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेरिज्म होती है इसे फिर फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है, ठीक है। क्यों नहीं है इसकी अपन बात करते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल है, और ये फ्री रोटेशन रूम टेम्परेचर के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। और जब रूम टेम्परेचर पे फ्री रोटेशन है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे में इजी वे में इंटर कन्वर्ट हो जाती है, कि एक दूसरे में आसानी से अंतः परिवर्तित हो जाती है। और जब एक दूसरे में आसानी से अंतः परिवर्तित हो जाती है तो इन्हें एक दूसरे से आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, और जब इन्हें पृथक नहीं कर सकते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये क्या है, अपने पास में एक ही संरचनाएं होती हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि संरूपण समावयवता जो होती है ये त्रिविम समावयवता का पार्ट नहीं होती है। क्लियर है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहां पर क्वेश्चन यदि किस तरह से बने तो आंसर क्या होगा। एक बार ये चेक करते हैं अपन। तो क्वेश्चन अपने पास में होगा, क्वेश्चन हम बात करें कि इन फॉलोइंग विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी कि निम्न में से कौन स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। निम्न में से कौन त्रिविम समावयवता का भाग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में हम बात करते हैं ए संरूपण यानी कि कन्फर्मेशनल। ठीक है, बी जियोमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय। ठीक है, ऑप्शन सी ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक, और ऑप्शन डी डायास्टीरियोमर यानी कि विवरित। ठीक है, तो देखते ही अपने पास में ये पता लग रहा है कि हमने इसका क्लासिफिकेशन देखा था कि इसे किस तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। उसमें ये तीनों नेम आते हैं, यानी कि यहां पर अपना नाम जो अभी नोट लिखा था उसके अकॉर्डिंग सीधा इसी जगह पे जाता है। क्लियर। मैं ऑप्शन फिर से बना रहा हूं, क्वेश्चन सेम है अपने पास में। ऑप्शन ए संरूपण, ऑप्शन बी ज्यामितीय, ऑप्शन सी विवरण, और ऑप्शन डी चलावयवता। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या है, नोट दिमाग में है, और आप क्या करोगे कि पहले ही आपको ऑप्शन मिला, बाकी के ऑप्शन पढ़ोगे नहीं और यहां पे टिक कर दोगे, गलत है। ठीक है, इस समय आंसर सही है,
मोर देन वन, यानी कि अपने पास में कौन सा बेटर ऑप्शन है उसे क्लिक करते हैं अपन। तो यहां पे बेटर ऑप्शन अपने को दिख रहा है कि ये बेटर ऑप्शन है, लेकिन यदि हम यहां पर देखते हैं तो ये बेटर ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये देखिए चलाव्यता अपने पास में, और ये चलाव्यता किसका पार्ट होता है अपने पास में? ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है, यानी कि यहां पर ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पहले आंसर को चेक करना कि अपने पास ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, यदि स्ट्रक्चर का कोई भी पार्ट है तो ऑप्शन वही होगा, यदि नहीं है तो फिर अपने पास में संरूपण ऑप्शन में है। क्लियर है? इसके बाद अब हम बात करते हैं विन्यासी यानी कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म यानी कि विन्यासी समाव्यता की हम बात करते हैं, और विन्यासी समाव्यता को टू पार्ट में क्लासिफाइड किया अपन ने। एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समाव्यता, और एक होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यानी कि ज्यामितीय समाव्यता। टू पार्ट में हम क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं क्या है अपने पास में, किसकी वजह से आती है। हम ये कहें कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण, और दूसरा मॉलिक्यूलर कायरलिटी यानी कि किरेलता, और ये प्रतिबंधित घूर्णन। इसके कारण उत्पन्न होती। ठीक है, अब यहां पर हम ये देखें कि कौन प्रकाशिक होगा, कौन ज्यामितीय समावी होता है। इसके अकॉर्डिंग हम ये चेक करते हैं। तो यहां पर हम ये देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसकी वजह से शो होती है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण उत्पन्न होगी। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यानी कि अपने पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यानी कि अपने पास डबल बॉन्डेड कोई भी कंपाउंड है। ठीक है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। दूसरा अपने पास में साइक्लिक स्ट्रक्चर, यदि अपने पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी अपने पास में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, यानी कि यहां पर मैं ये कहूं कि ये अपने पास में साइकिल है ये। ठीक है, एक को यदि मैं स्टेबल मानता हूं, दूसरे को रोटेट करता हूं, तो अपने दिमाग में तो यही है कि सिंगल बॉन्ड पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन एक बार रोटेशन करा के तो देखिए यहां पे स्टेबल किया और जैसे ही रोटेट कराया ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और बॉन्ड ब्रेक हो गया यानी कि अपने पास क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल में या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो अपने पास में या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल यानी कि ज्यामितीय समाव्यता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रकाशिक समाव्यता कैसे उत्पन्न होती है। तो प्रकाशिक समाव्यता के लिए हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर कायरलिटी यानी कि आणविक किरेलता। अब आणविक किरेलता यदि प्रेजेंट है तो कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, प्रकाशिक समाव्यता प्रदर्शित करेगा। अब आणविक किरेलता यानी कि कार्बन कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, 2 वैलेंसी अपने को दिखाई देती हैं, एक वैलेंसी इसकी बैक साइड में और एक वैलेंसी फ्रंट पे। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहें कि ए बी सी और डी चारों के चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो ये अपने पास में जो कार्बन होगा, ये कार्बन होगा अपने पास में कायरल कार्बन, और जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा वो मॉलिक्यूल आपका मॉलिक्यूलर कायरलिटी शो करेगा। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड होते हैं ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर। अब यहां पर अपने पास में एक होता है
ये जो कंपाउंड होते हैं, ये जो प्रकाश का तल होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इसको रोटेट करते हैं किस तरह से, देखिए हम ये कहते हैं बेसिकली कि ये अपने पास में एक सोर्स है, लाइट का सोर्स, ठीक है। इस लाइट के सोर्स की अपन बात करते हैं तो इस समय इसके जो रेडिएशन होते हैं, ये रेडिएशन प्रत्येक डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रत्येक डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहां पर ये जो लाइट है जिसे कहते हैं मोनोक्रोमिक लाइट, इस लाइट को निकोल प्रिज्म, ये निकोल प्रिज्म होता है। ये अपने पास में एक कैल्साइड अयस्क होता है, यानी कि कैल्साइड ओरे होता है किसका, कैल्शियम का, उससे बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें से जब इस लाइट को पास कराते हैं तो इस लाइट में ये जो अपने पास में रेडिएशन है, ये हर डायरेक्शन में क्या हो रही है, मूव हो रही है। यहां पर निकोल प्रिज्म में से गुजरने के बाद सभी का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है। और निकोल प्रिज्म में से गुजरने के बाद अपने पास जो लाइट मिलती है, इस लाइट को कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, समतल ध्रुवित प्रकाश। ये अपने पास में है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को अब अपने पास मॉलिक्यूल कौन सा है जिसमें आणविक किरेलिटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको एक ट्यूब में लेते हैं, ये अपने पास एक ट्यूब है, इसके अंदर अपने पास में एक पदार्थ भरा हुआ है, कौन सा है, जो अपने पास में ऑप्टिकल एक्टिव है। हम ये कह दें या हम ये कह दें कि ध्रुवण गुणकता जो प्रदर्शित करता है, ध्रुवण गुणक पदार्थ, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। अब जैसे ये लाइट इसके अंदर गिरती है, ये गिरने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। ये पदार्थ क्या करते हैं, या तो इस लाइट को, इसका जो ये है अपने पास डायरेक्शन, ये है इसका, ठीक है, इस डायरेक्शन को दूसरे साइड में यानी कि राइट साइड में रोटेट करें, ठीक है। ये एंगल थीटा, ठीक। तो यहां पर ये जो पदार्थ होगा इसे कहेंगे डी या प्लस, क्या कहेंगे, डी या प्लस। और दूसरा अपने पास में सेम वही, ये अपने पास लाइट का डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन इस पदार्थ में से गुजरने के बाद क्या है, ये इसको लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे, थीटा, ठीक है। इसे कहेंगे एल या माइनस। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का मतलब लीवो रोटेटरी, यानी कि यदि कोई पदार्थ अपने पास में प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है तो उसे कहते हैं दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक पदार्थ, और यदि ये पदार्थ बाईं ओर घुमाता है तो इसे कहा जाता है वामावर्त ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। तो इस तरह से अपने पास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो की जाती है, ठीक है। किसकी वजह से आती है, ध्यान रखना, आणविक किरेलता के कारण उत्पन्न होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण पॉसिबल होती है, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर अपने पास में प्रेजेंट होती है, वो सभी कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद इनके नॉमेनक्लेचर आती है जिसे मोर डिटेल के अंदर हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि इसके अंदर आती है अपने पास सिस ट्रांस भी होता है, सिन एंटी भी होता है अपने पास, जेड नॉमेनक्लेचर होती है, आरएस नॉमेनक्लेचर अपने पास में होती है, ठीक है। तो ये सब वहां पे अपन स्टीरियो केमिस्ट्री अपने पास में 12th में त्रिविम रसायन का एक चैप्टर है, 17 चैप्टर, उसके अंदर अपन मोर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल अपन ये देख रहे हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर अपने पास में मेन टॉपिक कौन से, उनके बारे में ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो यहां पे आइसोमेरिज्म की हम बात करें, बेसिकली क्लियर हो गया। इसके बाद हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, इसे फर्दर क्लासिफाइड किया जाता है 2 पार्ट में, देखते हैं।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है अपने पास में एनांसियोमर, ठीक है, और एक होता है अपने पास में डायास्टीरियोमर, ठीक है। एनांसियोमर यानी कि इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब समावयी और इसे कहते हैं विवरण समावयी, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये तो क्लियर है कि अपने पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में मॉलिक्यूलर किरेलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। देखो, मैं प्रतिबिंब समावयी की बात करता हूं, इसके लिए मैं बात करता हूं कि मेरे पास ये एक कंपाउंड है, यानी कि सेंटर में अपने पास में ये मान लेते हैं कि अपने पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। यदि मैं इसके प्रतिबिंब रूप की बात करता हूं तो ये इसका प्रतिबिंब रूप है। देखो, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में आता कि ये लीजिए एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, अध्यारोपित हो गए अपने पास में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि जिस प्लेन में ये होगा अपने पास में उसी प्लेन में इसका होना कंपलसरी होता है। तो ये इसका मिरर इमेज बन गया और मिरर इमेज को क्या करेंगे, इसी प्लेन में लेके आएंगे, यानी कि इस तरफ इसकी हथेली है, बैक साइड में इसका बैक है, ठीक इसी तरह से इसकी हथेली भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो क्या करते हैं, 180 डिग्री को इससे रोटेट करते हैं और 180 डिग्री जैसे इसको रोटेट किया, अब इसके ऊपर लेकर जाते हैं। तो क्या ये एक दूसरे पे सुपर इंपोज है, क्या ये अध्यारोपित है? तो ये एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते, ठीक है। और जब एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के कैसे हैं, प्रतिबिंब समावयी होती है, ठीक है। तो यहां पर अपन कंडीशन क्या कहते हैं कि कंपाउंड जो है एक दूसरे की मिरर इमेज हो, कंपाउंड क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए, बट सुपर इंपोज नहीं है, यानी कि ये अपने पास में एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं। कैसे? देखो, कोई भी एक एग्जांपल देखते हैं। अपने पास ए बी, यहां पे सी है और इस जगह पे डी, ठीक है। ये अपने पास में ये कार्बन क्या है, अपने पास कायरल कार्बन, इसका मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है। मिरर इमेज बनेगा तो देखिए ये सेंटर में कार्बन है, ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में, तो ये इधर दिखेगा अपने को और ये यहां पे दिखेगा, देखिए। इसके बाद ये बॉन्ड अपने पास में ये और ये, यानी कि ये क्या है, इसका मिरर इमेज, ठीक है। मिरर इमेज किस तरह से है, अभी अपन देख रहे थे कि ये अपने हैंड है, ठीक है, ये इस तरह से मिरर इमेज है। अब दोनों को सेम प्लेन में लेके जाएंगे और जब सेम प्लेन में लेके जाएंगे तो क्या इस तरह से लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं, ठीक है। जब 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो देखिए अपने पास जो स्ट्रक्चर होगी, ए यहीं की यहीं रोटेट होगा, बी जो है जैसे रोटेट होगा इस साइड में जाएगा, चला गया। अब देखिए अपने पास में ये है, ऊपर वाले दोनों हो गए। अब अपने पास में ये कह रहा हूं कि ये एक मेरे पास बैक साइड में है, इस तरह से देखो, ये बैक साइड में और ये फ्रंट साइड में, ठीक है। अब जैसे मैं 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो बैक साइड वाला क्या होगा, फ्रंट में आएगा, फ्रंट वाला बैक में चला जाए, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास में क्या होगा, जो डैश डैश है, ठीक है, इस जगह पे तो डी आ जाएगा और यहां पे सी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं इन दोनों को चेक करता हूं, ठीक है। इन दोनों को जब चेक करता हूं तो ए और बी एक दूसरे पे सुपर इंपोज है, लेकिन डी और सी एक दूसरे पे सुपर इंपोज नहीं है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है,
एनांसियोमर, यानी कि एक यदि प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा, यानी कि एक यदि डी होगा तो दूसरा एन होगा। ठीक है, तो ये अपने पास में कौन से होंगे? प्रतिबिंब समावी। कंडीशन क्या है अपने पास में कि कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हो, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होने चाहिए। ऐसे कंपाउंड एक दूसरे के एनांसियोमर या मिरर इमेज आइसोमर कहलाते। क्लियर है? इधर हम बात करते हैं डायास्टीरियोमर। ठीक है, डायास्टीरियोमर यानी कि विवरिम समावी क्या होते हैं? विवरिम समावी का मतलब अपने पास में है कि ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हो, ये सॉरी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं हो। कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होने चाहिए। जब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तो सुपर इंपोज वैसे ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन क्या है कि कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज हो, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं हो। जबकि यहां पर अपन कंडीशन क्या कहते हैं कि कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज ही नहीं होते। ठीक है, और दूसरी कंडीशन इसमें होती है कायरलिटी तो प्रेजेंट होगी, ध्यान रखना दोनों में, लेकिन इसके अंदर कंपाउंड में कम से कम 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट, 2 कीरेल कार्बन का प्रेजेंट होना कंपलसरी होगा। कैसे? देखिए, ये कोई कंपाउंड है मेरे पास में, ये देखो। ठीक है, ये कार्बन कायरल कार्बन दिख रहा है अपने को, क्यों है? क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी, एक CHO से है, एक H से, एक OH से और एक इस ग्रुप से अटैच। ठीक इसी तरह से ये कार्बन एक तरफ OH से, एक तरफ हाइड्रोजन से, एक तरफ CH2OH से, एक तरफ इस ग्रुप से, चारों वैलेंसियां डिफरेंट यानी कि कायरल कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, इसी का एक कंपाउंड और बनाते हैं, देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा, लेकिन क्या ये दोनों कंपाउंड, ये भी क्या कार्बन, कायरल कार्बन है, क्या ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज है? तो नहीं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। क्योंकि यदि मिरर इमेज होता तो मिरर इमेज किस तरह से बनता है इसका कि इधर हाइड्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन दिख रहा है, लेकिन इधर OH है तो यहां पे OH दिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज बनाते इसके, तो ये तो क्लियर हो गया, इसको साफ कर रहा हूं मैं। एक बार मिरर इमेज बनाते हैं इनका, देखो इसका मैं मिरर इमेज बना रहा हूं। ये इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, जबकि मैं यदि इसका मिरर इमेज बनाता हूं, इसका मिरर इमेज यहां पे बना रहा हूं, देखिए CH2OH, ये वाली संरचना, या CHO, इधर OH होगा और इधर H, ये मिरर इमेज है। ठीक है, अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, अब यहां पर मैं ये कहूं कि फर्स्ट और सेकंड की बात करता हूं, स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, लेकिन क्या ये एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो रहे हैं? तो आपके दिमाग में आएगा कि इसको पकड़ा ऐसे और ऐसे रोटेट किया तो ये लीजिए, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हो जाएंगे, लेकिन नहीं। ध्यान रखना कि यदि इस तरह की कोई स्ट्रक्चर अपने पास में बनी हुई है,
ठीक है, किस तरह से, इस तरह से अपने पास में ये हो या फिर ये आगे स्ट्रक्चर हो, वेज डैश फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे कभी भी आउट ऑफ प्लेन रोटेट नहीं करनी। क्यों नहीं करेंगे वो अपन स्टीरियो केमिस्ट्री में देखेंगे, क्योंकि वहां पे अपन चेक करेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर हम क्या करते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को कभी भी आउट ऑफ प्लेन रोटेट नहीं करते। ठीक है, इसे रोटेट करना होगा तो यहां से पकड़ेंगे अपन और इस तरह से रोटेट, इसी प्लेन में रोटेट करेंगे। इस तरह से नहीं रोटेट करेंगे कि इस तरह से नहीं, ऐसे रोटेट नहीं होगा, ये इसी प्लेन में रोटेट होगा। और जब इस प्लेन में रोटेट करेंगे तो अपने पास जो CHO है ये नीचे आएगा, CH2OH ऊपर जाएगा, यानी कि सुपर इंपोज नहीं होगी। तो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड क्या है, एक दूसरे के एनांसियोमर। ठीक है, इसी तरह यदि हम इनकी बात करते हैं स्ट्रक्चर थर्ड और फोर्थ की, तो ये भी क्या है अपने पास में एनांसियोमर। क्लियर है, लेकिन यदि मैं बात करता हूं स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर थर्ड की, या बात करता हूं सेकंड और फोर्थ की, ठीक है, तो क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? नहीं, एक दूसरे के मिरर इमेज। देखिए अपने पास में यहां पे OH डिफरेंट साइड में है और यहां पे OH सेम साइड में प्रेजेंट होगी। क्लियर है, तो ये क्या है अपने पास में, मैं कहूं कि स्ट्रक्चर फर्स्ट और थर्ड, ये और दूसरा है अपने पास में स्ट्रक्चर सेकंड और फोर्थ। और भी स्ट्रक्चर किसी में भी कंपेयर कर सकते हैं, मैंने बेसिक लिखा है। तो ये अपने पास एक दूसरे के क्या होंगे, डाया स्टीरियोमर। यहां पे अपने पास में डाया स्टीरियोमर के क्या है, दो पार्ट बन गए अपने पास में कि इनका मिरर इमेज भी अपन ने चेक कर लिया कि मिरर इमेज क्या है अपने पास में। इसके बाद अपन ने ये देखा कि कौन सा एनांसियोमर होगा, कौन सा डाया स्टीरियोमर होगा। अब डाया स्टीरियोमर को फिर से क्लासिफाइड किया जाता है टू पार्ट के अंदर। कौन कौन से अपने पास में, एक होता है थ्रियो और एक होता है इरिथ्रो। ठीक है, थ्रियो का मतलब अपने पास में होता है कि सेम ग्रुप जो है अपने पास में, ये सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में प्रेजेंट होने चाहिए, जबकि अपने पास इरिथ्रो के अंदर सेम ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इरिथ्रो में सेम ग्रुप सेम साइड में, थ्रियो के अंदर सेम ग्रुप डिफरेंट साइड में यदि प्रेजेंट है तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे अपने पास में, एक दूसरे के थ्रियो और इरिथ्रो यानी कि डाया स्टीरियोमर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां तक अपने पास में जो आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म का स्टीरियो आइसोमेरिज्म पार्ट का बेसिक खत्म होता है। इसके बाद इसकी अधिक डिटेल के बारे में जानने के लिए इनका नॉमेनक्लेचर, जैसे सिस ट्रांस है अपने पास में, सिन एंटी होता है अपने पास में, EZ कॉन्फ़िगरेशन होता है अपने पास में, RS होता है, DL होता है अपने पास में। तो ये इनके नामकरण की पद्धतियां हैं। फिर इसके बाद में कंपाउंड को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे अपने पास में न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, हॉफमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, सोहार्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला होगा, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है, वेजडेस प्रोजेक्शन फॉर्मूले होते हैं। तो इन सभी को हम जब स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे उस स्टीरियो केमिस्ट्री में और डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। थैंक यू।